नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हमारी चर्चा का विषय है कि लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह पिछले कुछ दिनों से चर्चाओं में हैं, वहीं कांग्रेस हाईकमान उनसे काफ़ी खफा चल रहा है। कारण ये है कि कहीं न कहीं वो जिन मुद्दों की पैरवी कर रहे हैं, वो सभी कोर मुद्दे जो कोर इश्यू हैं, वो भाजपा के हैं। उन्होंने सबसे पहले वक्फ बोर्ड में संशोधन की पैरवी की। पोस्ट की। उसके बाद उन्होंने स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के तहत और जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं उसके तहत सभी वेंडर्स को, सभी रेहड़ी-फड़ी वालों को अपनी पहचान सार्वजनिक करने के लिए निर्देश जारी किए। बड़ा हल्ला पड़ा, वहीं पे कांग्रेस के ही अंदर एक चीज़ चली कि ये योगी मॉडल को हिमाचल प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं। उसका विरोध हुआ, बात दिल्ली हाईकमान तक पहुँची, हाईकमान नाराज़ हुआ, विक्रमादित्य सिंह को बुलाया गया, राजीव शुक्ला जो पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं, उनके साथ उनकी बैठक हुई। उसके बाद केसी वेणुगोपाल जो संगठन महासचिव हैं, उनके साथ बैठक हुई। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ उनकी बैठक हुई। लेकिन तीनों बैठकों के बाद विक्रमादित्य सिंह ने जो मीडिया में बाइट दी है और जो सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं, उनमें उन्होंने कहीं भी वो कहीं झुकते हुए नहीं दिखे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हिमाचलियत और हिमाचलियों के हितों की रक्षा हम करते रहेंगे। लेकिन पार्टी के साथ वो हैं और पार्टी की विचारधारा के साथ चलेंगे। इसी बीच वीरभद्र सिंह की प्रतिमा लगाने को लेके रिज पे जगह मिल गई। यशवंत सिंह परमार जी के साथ उनकी प्रतिमा लगाए जाने को पूरी तरह से सरकार की सारी मंजूरी मिल गई है। आखिर विक्रमादित्य सिंह क्यों अडिग हैं अभी भी इन बातों पे? क्या वो किसी बड़ी राजनीति की नींव रखने जा रहे हैं? अगर वो अडिग रहते हैं, क्या वो अपने पिता के नक्शे कदमों पे चलकर प्रदेश में कोई अहम स्थान बना पाएँगे? आज हम इन्हीं विषयों पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। संदीप सांख्यान जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। उदयवीर पठानिया जी हैं, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो हमारे साथ आज चर्चा में भाग लेंगे। उदयवीर जी अडिग हैं वो, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि उनको डाँटा गया, समझाया गया, यहाँ तक भी कि उनसे इस्तीफ़ा माँगा गया है। कई चर्चाएँ चली, लेकिन आपने देखा होगा तीनों मीटिंग के बाद मीडिया में उनकी बाइट, सोशल मीडिया पे उनकी पोस्ट यही कह रही है कि नहीं, वो हिमाचल और हिमाचलियत के मुद्दों को प्रमुखता देंगे। वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेके जहाँ भाजपा का मुद्दा है, कांग्रेस इसकी खिलाफत में है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह उसके समर्थन में खड़े हैं। क्या विक्रमादित्य सिंह ऐसे मुद्दों पे हाईकमान के खिलाफ जाके अपने पिता स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की तरह कोई जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, उदयवीर जी। डॉक्टर साहब, अगर जिस तरह से आपने एक बात कही बीच में कि इस्तीफा मांगने की बात हो रही है, वो इस्तीफा मांगने की बात अनिरुद्ध सिंह के साथ भी उठी थी और अब विक्रमादित्य सिंह के साथ भी उठी हुई है। और ये एक बड़ा क्लियर सी इंडिकेशन है कि अगर इनमें से किसी एक से भी अगर कांग्रेस हाईकमान इस्तीफा मांगता है, तो कांग्रेस की वो दुर्गति राष्ट्रीय स्तर पर होने के लिए कोई कमी नहीं बचेगी, जिस तरह की दुर्गति की जो एक उम्मीद है इन हालात में कि जो कांग्रेस एटलीस्ट अगर हिमाचल की बात करूं तो वहां पर कुराने पर उतारू है। अब बड़ी बात यही आ जाती है कि जिस तरह से आपने एक और जिक्र किया कि ये सियासत कोई कांग्रेस हाईकमान अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह के बीच नहीं चली हुई है, सियासत हर दल में चली हुई है। ये अलग बात है कि ये जो हिंदुत्व का मुद्दा था, इसे कहीं न कहीं विक्रमादित्य सिंह ने इसको हथिया लिया, बीजेपी के हाथों से खींच लिया, इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जब संजौली में प्रकरण हुआ था, तो बीजेपी ने बाकायदा एक खत जारी करके ये कह दिया था कि हमारा कोई भी प्रवक्ता या कोई भी नेता इस मुद्दे पर नहीं बोलेगा। तो फिर एक तरह से देखा जाए तो जो ये हिंदुत्व वाला मुद्दा है, तो वो ये हकीकत है कि ये आम आदमी का मुद्दा बन चुका है। इसमें सनातन की बात करूँगा, हिंदुत्व की बात नहीं करूँगा, मैं सनातन की बात करूँगा। तो सनातन के प्लेटफ़ॉर्म पे ये सारे इकट्ठे हो चुके हैं और ये मुद्दा जो है वो बीजेपी के हाथों से भी फिसल चुका है, इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, जिस तरह से मैंने सियासत की तो डॉक्टर साहब ये भी एक हकीकत है कि दबाव की राजनीति, दबाव की रणनीति जो है वो कांग्रेस में अभी खत्म नहीं हुई है। भले ही ये सरेआम देखने में नजर आ रहा है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले 2 साल से हावी हैं। चाहे संगठन हो, चाहे सरकार हो, चाहे स्पेशली अगर मैं ज़िक्र करूँ प्रतिभा सिंह का या
विक्रमादित्य सिंह का, तो कई बार ऐसा लगता है कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह जो हैं, वो जो सुखविंदर सिंह सुक्खू का दबाव है, उसके आगे उनके हाथ खड़े हो गए हैं। लेकिन जैसे ही इस हिंदुत्व या फिर ये सनातन के मुद्दे की बात करें, तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि अचानक से जो रानी झांसी पार्क था, वहां से जो जगह थी वो शिफ्ट होकर ऊपर दौलत राम जो पार्क है वहां पर बन जाती है, और एक तरफ गांधी पे। हिमाचल के जी। निर्माता और दूसरी तरफ हिमाचल के जो आधुनिक हिमाचल है, उसके निर्माता वीरभद्र सिंह की जो प्रतिमा है, उसको लगाने का रास्ता साफ हो जाता है। अब बात वही आ गई कि इतने दिनों से क्या उस कांग्रेस हाईकमांड को नजर नहीं आ रहा था कि वीरभद्र सिंह का जो एक ऑरा है सियासत वाला, उसकी हिमाचल में क्या वैल्यू है। और सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि सभा में ये सब लोग नंगे हैं। जब प्रेशर की राजनीति हुई और ये एक तरह से गले की फांस बन गए विक्रमादित्य सिंह भी, क्योंकि उन्होंने एक सीधी सी बात कही कि मैं हिमाचलियत की बात करूंगा। और ये भी सच्चाई है कि इस मुद्दे पर बीजेपी जितना पिछड़ी थी, खुद विक्रमादित्य सिंह इस मसले पर खुद फ्रंट फुट पर आगे आगे, इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि आप देखिए, इतने दिनों से बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें लगातार बीजेपी भी विवादों में घिर रही है, और लगातार जो सुखविंदर सिंह सुक्खू वाली सरकार है वो भी विवादों में घिर रही है। तो यहाँ पर ये दोनों दल जो है वो अपने लिए एक थोड़ा सा एक सेफ पैसेज को तलाश कर रहे हैं। और जो बकाया है राजनीति है, ये धर्म में भी घुस चुकी है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। कुछ अब जो धर्म की बात करूं तो धर्म उनके हाथों से पिछड़ने से वो फड़फड़ा भी रहे हैं, और कुछ को वहां पर राहत भी नजर आ रही है, डॉक्टर साहब। जी। जी, लेकिन उदयवीर जी देखिए, फरवरी का जो प्रकरण हुआ उसके बाद खुद इस्तीफा दिया विक्रमादित्य सिंह जी ने, और उसके बाद हाईकमान ने उनका इस्तीफा वापस किया, एक तरह से उनको मनाकर। अब चर्चाएं ये उठी जब उनको दिल्ली तलब किया गया इन मुद्दों पे कि उनसे इस्तीफा लेने के लिए हाईकमान ने उनको दिल्ली बुलाया है, लेकिन उनके तेवर जस के तस है। अभी तक भी उन्होंने जो पहचान वाली न्यूज है, चाहे वक्फ बोर्ड की न्यूज है, चाहे वो बिल्कुल। पोस्टें हैं कि लगानी पड़ेंगी, अपनी फेसबुक से नहीं हटाई हैं। इतना जरूर किया है कि जब वो नीचे श्री राम लिखते थे, अब सिया राम कर दिया है उन्होंने। देखिए, बिल्कुल, मैंने आपसे एक बात कही ना कि अब जो अब सीता सनातन माता का को भी मुद्दा, साथ ले लिया है उन्होंने। सनातन के मुद्दे को भींच लिया विक्रमादित्य सिंह ने, और हिंदुत्व का मुद्दा निकल गया हाथ से बीजेपी के। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है सर कि जिस तरह से वीरभद्र सिंह का एक दौर ऐसा भी था जब धर्मांतरण के खिलाफ वो कानून लेके आए थे, तब भी यही कांग्रेस का हाईकमांड था। इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की डेट में परिस्थितियां हैं क्या, अब देखिए, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के समीकरणों को देखें, तो पिछले कल हिजबुल्लाह वाला जब मसला हुआ, तो कश्मीर में एक लीड खबर निकलकर सामने आ गई कि अब हर घर से रहमुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जी, का उन्होंने जिक्र किया। तो बिल्कुल प्रदर्शन किए उसके समर्थन में, बिल्कुल। देखिए, अब आतंकवादी के। बिल्कुल, और उसके हक में जाने का नतीजा ये हुआ कि बीजेपी को फ्रंट फुट मिल गया। चाहे वो हरियाणा में पिछड़े हुए थे या कहीं और पिछड़े हुए थे, उनको वहां पर उस मुद्दे से फ्रंट फुट पर जाने का मौका मिल गया। और हालांकि ये भी एक सच्चाई है कि मीडिया कुछ मसलों को ऐसों को हाइप दे देता है जिससे एटलीस्ट बीजेपी को फायदा हो सके, ये भी एक सच्चाई है। और ये भी एक सच्चाई है कि अगर हिजबुल्लाह का जिक्र करके, रहमुल्लाह का जिक्र करके, अगर कश्मीर का जो मुसलमान है वैसी बातें कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो हिमाचल है उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसकी जो एक पॉलिटिकल साइकोलॉजी है वो किस तरफ को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इन तमाम चीजों में ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह खेल रहे हैं, हिमाचल कांग्रेस को तो छोड़िए, अगर राष्ट्रीय हाईकमांड, मैं सीधा जिक्र करूंगा, अगर गांधी फैमिली भी चाहेगी, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से सामूहिक तौर पे राजनीतिक हत्या का आरोप अपने सिर पर लेने वाली बात होगी। और इसमें जीवन दान जो है वो विक्रमादित्य सिंह को एक बार फिर से मिल जाएगा। क्योंकि जी। जब हिंदुत्व की बात आती है, सनातन की बात आती है, तो उनके साथ, विक्रमादित्य सिंह के साथ, उनके पिता का जो इतिहास है वो भी ट्रेवल कर रहा है, डॉक्टर साहब। जी, विवेक जी जुड़े हैं हमारे साथ। विवेक जी, विक्रमादित्य सिंह ने राम मंदिर का जब कार्यक्रम था तब से एक लाइन पकड़ी, उससे पहले से पकड़ी है, और लगातार उस लाइन के साथ वो चिपकते जा रहे हैं, उसको छोड़ नहीं रहे हैं। उसको छुड़वाने की कोशिश कांग्रेस हाईकमान कर रहा है। जिस तरह से उनको तलब किया गया 3 जगह, लेकिन उसके बाद भी वो अडिग हैं
क्या कारण है ऐसे कि प्रदेश की क्या जो परिस्थितियां हैं उसको कांग्रेस का हाईकमान भांप नहीं पा रहा है? क्योंकि तुष्टीकरण की जो राजनीति है उसमें लग रहा है कि हाईकमान आगे बढ़ना चाहता है। जैसा कि उदयवीर जी ने जिक्र किया, कश्मीर का मसला, वहाँ के प्रदर्शन और उसका असर। तो जो लाइन पकड़ी है विक्रमादित्य सिंह ने, और आपके भाजपा के, कल ही मैं देख रहा था आपके सांसद भी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, आपके प्रवक्ता लोग भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं अपनी पार्टी में सिर्फ धनीराम शांडिल जी को छोड़ के किसी ने उनका समर्थन नहीं किया है। आप भाजपा का समर्थन उनको भरपूर मिल रहा है। डॉक्टर साहब, कांग्रेस के भीतर की अंतर्कलह और अराजकता के संगम से जो अविश्वास की उत्पत्ति हुई है, वो कानून व्यवस्था को भी तुष्टीकरण की तलाशा, उसमें कानून व्यवस्था को भी तुष्टीकरण की दृष्टि से तलाशा जा रहा है। ये समझना जरूरी है कि देश को बाहरी ताकतों से खतरा है कि भीतरी ताकतों से खतरा है। अगर जो वर्तमान घटनाक्रम है, अगर इसका हम आंकलन करें तो पहले अगर हम इसका कानूनी पहलू देख लें तो कानून क्या कहता है कि FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 2006 का जो कानून है, वो कानून क्या कहता है? कानून की धारा 26 में लिखा है कि मिलावट करने वाले को 5 लाख रुपए और 6 माह की सजा, और उसमें अशुद्धता या गुणवत्ता पर कुछ करने वाले को 1 लाख रुपए और 3 माह की सजा का प्रावधान है। जो वेंडर्स की बात आती है, वेंडर्स में फूड सेफ्टी एक्ट हो, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 हो, कंज्यूमर एक्ट 1986 हो या MC कमर्शियल एक्ट हो, इन्हीं मुद्दों को लेकर के विक्रमादित्य जी ने बात की है और इन्हीं मुद्दों को अपने योगी आदित्यनाथ जी फॉलो करते आ रहे हैं। प्रश्न ये है कि आखिरकार हिमाचल की कैबिनेट के ऊपर केंद्र की तुष्टीकरण वाली कैबिनेट क्यों भारी पड़ रही है, ये मुद्दा है। पहले अनिरुद्ध जी, फिर विक्रमादित्य जी और उसके बाद अब धनीराम शांडिल जी। अंत में ये समझ नहीं आता कि जिस संविधान की किताब को लोकसभा में कांग्रेस लहरा लहरा कर दिखा रही थी, आखिर ये सब कुछ उसी संविधान में तो लिखा है, और उसी संविधान को पढ़ के इनके मंत्रिमंडल के लोग और सहयोगी उसका व्याख्यान कर रहे हैं और उसी को ही कर रहे हैं। उदयवीर पठानिया जी ने अभी एक विषय उठाया कि हिंदुत्व का मुद्दा इनके हाथ से सरकता जा रहा है। मुद्दा हिंदुत्व का नहीं है, ये मुद्दा सनातन का भी नहीं है, ये मुद्दा राष्ट्रवाद का है। और अगर राष्ट्रवाद के ऊपर कोई बात करेगा, किसी भी राजनीतिक दल का कोई व्यक्ति बात करेगा, तो उसका समर्थन करना कोई अनैतिकता नहीं है। हम विक्रमादित्य जी या अनिरुद्ध जी का या धनीराम शांडिल जी का समर्थन करते हैं, और इसलिए करते हैं कि वो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, और केंद्र की राजनीति के विरोध में हम इसलिए हैं क्योंकि वो तुष्टीकरण की बात करते हैं। देश राष्ट्रवाद की नीतियों पर चलता है, तुष्टीकरण की राजनीति के ऊपर नहीं चलता है। और रहा प्रश्न, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी बड़े भारी पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की हालत यह है कि प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष कांग्रेस का दिल्ली जाकर के इमरान प्रतापगढ़ी के साथ इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलता है, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों को बाईपास करके। क्या उनका प्रदेश की कांग्रेस की व्यवस्था, चाहे कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस का संगठन है, दोनों पर विश्वास मत हो गया? मुद्दा यह है। और उससे भी गंभीर मुद्दा यह है, जिस मुद्दे को मुझे लगता है हम सबको समझने की आवश्यकता है, दलगत राजनीति से उठ के ऊपर हिमाचल की डेमोग्राफी बदलने का प्रयास किया जा रहा है। अभी एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्राप्त हुआ है, जानकारी आई है कि 319 रुपए प्रतिदिन, यानी कि 9570 रुपए की आय हमारे यहाँ व्यवसायी लोग करते हैं। अरे जो लोग बाहर से आकर के हिमाचल प्रदेश में प्रतिदिन 319 रुपए कमाने तो नहीं आते हैं, ये तो उनका लक्ष्य नहीं हो सकता। आखिर फिर लक्ष्य क्या है? वो डेमोग्राफी को चेंज करना लक्ष्य है या उसके पीछे कहीं हिमाचल को भी कश्मीर बनाने का लक्ष्य है? ये महत्वपूर्ण है, जिसको समझना चाहिए। और सत्ता में बैठे हुए लोग जिनके अधीन इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, वो सामान्य व्यक्ति से या हम लोगों से ज्यादा उनके पास जानकारियां होती हैं और उसके आधार पर वो निर्णय लेते हैं। धनीराम शांडिल जी बहुत सुलझे हुए नेता है। विक्रमादित्य जी को हम कह सकते हैं कि उनकी आयु छोटी है, कुछ बचपना भी हो सकता है, वैसे तो ऊंचे श्रेष्ठ पद पर है, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन डॉक्टर धनीराम शांडिल का बयान आना और वो सेना से सेवानिवृत्त हैं, उसका कुछ महत्व है और उसके महत्व को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते।
और कांग्रेस की केंद्र को भी समझना पड़ेगा हिमाचल के तुष्टीकरण में वो किसका नुकसान कर रहे हैं। और हम केवल अभी शांत प्रिय होकर इसलिए बैठे हैं क्यों हम नहीं चाहते कि सिविल सोसाइटी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का एक ठप्पा लग जाए। वो स्वयं कर रहे हैं, हम उनका आदर करते हैं, हम उनका सत्कार करते हैं और हम सरकार की भी कार्य पद्धति पर नजर बनाए बैठे हैं। तो जिस दिन हम उसमें कूद जाएंगे तो आप लोग कहेंगे जी इनका तो राजनीतिकरण हो गया, ये तो भाजपा वर्सेस कांग्रेस हो गया। तो विषय ये है कि सरकार कितनी शिद्दत और सहनशीलता और योग्यता से इसे करती है, हम इस पर पूरी नजर लगाए हुए हैं। विवेक जी, भाजपा तो घुसी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब से ये मस्जिद वाला मामला चल रहा है, भाजपा पूरी तरह से इसके अंदर है, बाहर नहीं है कहीं भी वो, ठीक है। लेकिन ये उदयवीर जी ने ठीक कहा, अनिरुद्ध सिंह ठाकुर जी ने शुरुआत की, विक्रमादित्य सिंह क्योंकि शहरी विकास मंत्री हैं, संबंधित उनका मंत्रालय है और वो वहां पे पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे मुद्दा उनके पूरी तरह अपने हाथ में ले लेते हैं। अब आपके नेता इतने बेबस हो गए हैं कि उनको प्रशंसा करनी पड़ रही है। पहले अनिरुद्ध सिंह ठाकुर की करते थे, अब विक्रमादित्य सिंह की कर रहे हैं। ये हालत हो गई है कहीं ना कहीं। हम राष्ट्रवाद की प्रशंसा कर रहे हैं, जब तक ये राष्ट्रवाद के साथ हैं हम इनके साथ हैं। जिस दिन ये सरके हम इनकी ऐसी तैसी फेर देंगे उसी दिन। ये मैं आपको जिम्मेवारी से बता रहा हूं, आपको पूरी जिम्मेवारी से बता रहा हूं। और रहा प्रश्न इस बात का कि आपने कहा कि हम लोग उसमें घुसे हुए हैं, अरे भी सामाजिक प्राणी हैं हिमाचल में, वही गिने चुने लोग कांग्रेस में हैं, वही गिने चुने लोग भाजपा में हैं, वही कम्युनिस्ट हैं, वही आम आदमी पार्टी में है, वही पत्रकार हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को जो संजोली में उठा, कांग्रेस के पार्षद आपके चैनल पर आकर के हमारे से डिबेट करके गए और उन्होंने विषय को बड़ी गंभीरता से रखा और हमने उनको भी आश्वासन किया था कि हम आपके साथ हैं, आप इस लड़ाई को कानूनी तौर पर लड़िए। और जो तुष्टीकरण कांग्रेस कर रही है, मुझे बताइए हिमाचल में किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति को खरोंच आई? क्या किसी दीवार को हाथ लगा? यहां सद्भावना के ये कार्यक्रम कर रहे थे, वहां नगरोटा भगवा में शिवलिंग टूट रहे थे, हम सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है। देखिए जांच में आ गया है कि एक मानसिक रूप से परेशान महिला ने वो शिवलिंग तोड़ा है और हिंदू महिला है। क्योंकि हम बिना देखे जांच के बाद तुरंत आ गया ये सामने, क्योंकि ये बड़ा मुद्दा हो सकता था कि पुलिस ने अच्छा किया कि तुरंत जांच करके सामने रखती पिक्चर, नहीं तो वहां पे भी विवाद होते, दंगे फसाद शुरू हो जाते। जी, पुलिस की जांच की स्थिति तो यह है कि हम तो पुलिस को सोचते थे कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। शिमला के एसपी साहब ने तो आधार कार्डों को भी क्लीन चिट दे दी, वो तो न्यायाधीश ही हो गए। उनकी स्टेटमेंट आ गई कि सारे सामान्य हैं, जबकि हर जगह कैंप लग रहे हैं। हालत छोड़िए, पुलिस की विश्वसनीयता के ऊपर तो अनेक प्रश्न उत्पन्न हो चुके हैं। इसी पुलिस ने तो कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता के ऊपर ऐसा मुकदमा दर्ज कर दिया संगीन धाराओं को लगा करके, जबकि उनका विषय भी केवल रड़ी फड़ी से संबंधित था। तो पुलिस की जो जांच है हिमाचल प्रदेश में और कार्य प्रणाली है, वो तो स्वयं शंका के घेरे में है। जी, चलिए सांख्यान जी जुड़े हैं। सांख्यान जी, विक्रमादित्य सिंह जी ने कहीं ना कहीं सांसें फुला दी हैं आपके हाईकमान की, और सांसें इस कदर फुलाई हैं कि वो अडिग हैं, मानने को तैयार नहीं है कि मैं ये मुद्दे छोड़ूंगा। वो अपने दोनों मुद्दों पे पूरी तरह अडिग हैं कि हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा सबसे सर्वोपरि है, हिमाचल और हिमाचलियत के हितों की रक्षा करना हमारा दायित्व है, वो बार बार कह रहे हैं। और उसके बावजूद हालात ये हैं कि भाजपा उनकी प्रशंसा कर रही है, सिवाय धनीराम शांडिल जी के कांग्रेस का कोई भी नेता उनके साथ खड़ा नहीं हो पा रहा है। ये कहीं ना कहीं विक्रमादित्य सिंह या तो अपनी राजनीति की लकीर जो है वो नहीं बना चुके हैं, या वो धीरे धीरे उनका भाजपाकरण तो नहीं हो रहा कहीं। जी डॉक्टर साहब, जो आज का विषय है, मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर काफी आपने भी अपने विचार रखे, उदयवीर जी ने भी रखे, विवेक जी ने भी रखे। तो वैसे तो काफी 3, 4, 5 दिन से चल रहा था और एक चैनल पे मैं और विवेक जी आमने सामने भी थे। तो मैं ये कहता हूं कि जो विक्रमादित्य सिंह जी का जिस तरह का बयान आता है, उसके बाद उनको हाई कमान जो है दिल्ली में बुलाती है और आपस में जो भी बातचीत इनकी आपस में होती है, तो मैं समझता हूँ एक विक्रमादित्य सिंह जी का एक भावनात्मक विचार हो सकता है, या कई बार ये भी हो जाता है कि किसी भी राजनेता के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने सराउंडिंग के लिए भावनात्मक विचार जो है, इमोशनल विचार हो सकते हैं।
लेकिन कांग्रेस ने इस देश को गढ़ा है, कांग्रेस ने इस प्रदेश को भी बनाया है। तो हम तो वी द पीपल ऑफ नेशन, और जिस तरह से हमने यह इस संविधान की विचारधारा को गढ़ा है, प्रस्तावना को गढ़ा है, हम उसी इंटीग्रिटी से कांग्रेस पार्टी जो है वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती रहेगी। हम आपको बात बता दूं, हम इस हिंदुस्तान के अंदर 44 सीटों पे भी आए, हम 52 सीटों पे भी आए, आज हम 99 सीट्स पे भी हैं, लेकिन हम अपने विचार से, अपनी विचारधारा से, अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन से और देश के लोकतंत्र से हम कभी भी अडिग नहीं हुए हैं। अब आती है, अब अलग अलग विषयों के ऊपर बात हुई, चर्चा हुई, वक्फ बोर्ड की बात भी बीच में आई। मैं कहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग हुई और उसकी अध्यक्षता थी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की, और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी वहां पे थे, और परसों उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और भाई पठानिया जी ने भी भारतीय जनता पार्टी का जो पक्ष आज की वर्तमान राजनीति में है उन्होंने रखा। तो भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में कहाँ घुसना चाहती है और कहाँ घुस नहीं रही है, ये खुद ही कंफ्यूजन में मुझको नजर आते हैं। क्योंकि जिस दिन से हिंदुस्तान के अंदर 200-400 का नारा देके 240 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आई थी, तो उस दिन से लेके भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पनप रहा है। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हम जो हिंदुस्तान के अंदर राम राज्य का मुद्दा उठाया था उसको आगे लेके चले, कि हम सामाजिक जो प्रगति है इस देश के अंदर, आर्थिक प्रगति है उस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर प्रदेश में भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी मैं चाहता हूं कि बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो है वो पनप रहा है। बाकी रहती है बात की, हाँ ठीक है, विक्रमादित्य जी ने बात की है। मैं कहता हूं कि जब हिमाचल प्रदेश बना नहीं था, 1959 की बात है, तब से इस तरह के जो रेडी फड़ी यूनियन थी और जितने भी अपने स्ट्रीट वेंडर्स थे और जिस तरह भी तो देश के अंदर एक पॉलिसी, एक नीति आई थी। उसके बाद विवेक शर्मा जी ने, भाई साहब ने सारे एक्ट बताए और उन एक्टों के अंदर जो, उन अधिनियमों के अंदर जो प्रावधान है उसके अंदर जो है पॉलिसी बनी है। योगी जी की बात थी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, तो उन्होंने जिस तरह से ये कहा था कि एक बड़े बड़े लोगो लगाने हैं या बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने हैं और उसके अंदर जो है वो नाम लिखना है, जब उसके अंदर माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसके अंदर इंटरफेयर किया तो बाद में कहते हैं कि नहीं जी नहीं, वो जो वहां पे नाम लिखना है उसका जो है वो उसके अंदर उसके जो भी वहां पे इनकॉर्पोरेशन है, उसका जो इनकॉर्पोरेटर है, उसका जो मैनेजर है, उनका नाम या सुपरवाइजर जो भी है उनका नाम लिखना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस कभी भी अपने आदि योगी जो आदित्यनाथ जी है उनके विचार के अंदर, उनकी आर्थिकी के ऊपर, उनके मॉडल के ऊपर कभी भी कांग्रेस कभी भी काम नहीं करना चाहती और ना करेगी, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश के अंदर अपने विचार दिए हैं, अपनी योजनाएं दी हैं, और प्रदेश का एक अलग हमारा सामाजिक सरोकार है, इस प्रदेश की जो अलग डेमोक्रेसी है उसके हिसाब से काम करेंगे। सांख्यान जी, विक्रमादित्य सिंह ने कभी नहीं कहा मीडिया में भी और ना ही कि योगी मॉडल करेंगे। उन्होंने कहा कानूनों का हवाला उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रही है उन्होंने, पूर्व निर्धारित जो व्यवस्था है उसको लेते हुए कहा और उस पर मीटिंग ली उन्होंने और उस पर काम भी शुरू हो गया है। मजे की बात है, सरकार काम कर रही है उस पे, नहीं ठीक है। माननीय विक्रमादित्य सिंह जी यहाँ पे एक वरिष्ठ मंत्री हैं और बड़ा उच्च उनके पास मंत्रालय है, तो अर्बन डेवलपमेंट उनके पास है। उन्होंने जो भी पॉलिसी उस मीटिंग के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए जो कमेटी बनी थी उसके अंदर जो चीजें डिस्कस हुई होगी, उन्होंने मीडिया के अंदर वो बयान दिया। लेकिन उन्होंने कहा सबसे बड़ी बात उन्होंने हाइजीन को लेकर कही, और जो सर्टिफिकेशन होती है वो आज की सर्टिफिकेशन थोड़ा है, वो तो पॉलिसी पहले निर्धारित है। वहां पे जीएसटी का नंबर होता है या उनका जो भी है, या मेडिकल डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल हेल्थ से। फिर विवाद क्यों? नहीं, विवाद को क्या ऐसा आया कि उनको तलब ही कर लिया? फिर विवाद क्यों? नहीं विवाद तलब की, उसके अंदर कई और भी विषय हो सकते हैं बात करने के, और उसके अंदर नहीं, सुनिए डॉक्टर साहब, उसके अंदर और भी कई विषय हो सकते हैं, लेकिन हाईकमान या कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की पार्टी है, उसके हिसाब से चले। तो मैं तो, अब ये प्रश्न तो आपने ही पैदा किया। अब देखिए, आप कहते थे कि विक्रमादित्य जी अपनी पोस्टों पे जय श्री राम लिखते थे, अब उन्होंने जय सिया राम लिखना शुरू कर दिया। अब आप मेरे को बता दीजिए कि अगर मीडिया या भारतीय जनता पार्टी जय राधे राधे और जय श्री कृष्णा के अंदर भी विवाद खड़ा करेगी, उसके अंदर उसका भी डायसेक्शन शुरू कर देगी, तो मुझे बता दिए हम हिंदूवादी या सनातनी हम किस दिशा में जा रहे हैं? इस तरह का विवाद जो है
ये चीजों को गढ़ने की जो बात है, इन चीजों के ऊपर मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी सरोकार की बात है। लेकिन वक्फ बोर्ड की बात कर लेते हैं, मानते हैं संदीप जी वक्फ बोर्ड की बात कर लेते हैं। उसमें जरूरी संशोधनों की पैरवी विक्रमादित्य सिंह जी ने की है, लेकिन आपकी पार्टी कोई संशोधन हो इसके लिए राजी नहीं है, हाईकमान राजी नहीं है, तो एक मत तो कहीं दिख नहीं रहा है। देखिए, संशोधन की जहां तक बात है, वो वक्फ बोर्ड हो या कोई भी ट्रस्ट हो या कोई भी अपना, वो धीरे धीरे सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। लेकिन जो घटित आज के देश के अंदर जो हो रहा है, तो मैं ये कहता हूं कि लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके सहयोगियों की सरकार है, और वो खुद ही इस विषय के ऊपर टर्न डाउन हो रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी का जो विचार है, कांग्रेस पार्टी का इतना ज्यादा प्रेशर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है कि अपने मुद्दों को लेके, चाहे यूसीसी की बात हो, चाहे वक्फ बोर्ड के संशोधन की बात हो, ये बता दे कि कौन सा बिल वहां पे लेके आए। और वो पहले तो कहते थे, एजेंडे में तो था भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र सरकार के, लेकिन अब धीरे धीरे खुद भारतीय जनता पार्टी जो है वो रोल बैक करने की बात कर रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि विक्रमादित्य सिंह जी का विचार जो है भावनात्मक विचार है, और हम अपने ढंग से इस प्रदेश को चलाएंगे। कांग्रेस पार्टी माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह अपने ढंग से और अपनी नीतियों के हिसाब से, अपनी योजनाओं के हिसाब से इस प्रदेश को चलाएंगे। चलिए, विवेक जी कुछ बोलना चाह रहे थे। सांख्या जी ने कहा वी द पीपल ऑफ नेशन। बस मेरा इतना ही अनुरोध है कि अगली लाइन भी जोड़ लीजिए, फॉर द पीपल ऑफ नेशन। इतना ही प्रश्न है, ज्यादा इशू नहीं है। और एक विषय में इनके ध्यानार्थ करना चाहता हूं, इनके माध्यम से कांग्रेस के ध्यानार्थ करते हैं। सांप को जितना मर्जी दूध पिला लीजिए, डसने से नहीं हटता। जब भी मौका मिलता है वो डस के जरूर जाता है। और जहां तक आप हमें कटघरे में खड़ा करते हैं, आप तो हमसे ये भी पूछते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। हमने मंदिर भी बनाया, तिथि भी बताई, आपको आपका स्वागत भी किया, आप आए भी, और हम आगे भी भारत के राष्ट्रीयकरण के लिए कमिटेड हैं, और हम राष्ट्रवाद के लिए आपका भी सहयोग मानते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, और प्रदेश स्तर पे हम देने के लिए तैयार हैं। इतना ही कहना है। धन्यवाद। चलिए मैं एक विनती करना चाहता हूँ। ठीक है, आपने मंदिर बनाया, हमने स्वागत भी किया। मैं ये कहता था कि चुनावों से पहले फरवरी में मंदिर बनाते हैं, अगर रामनवमी के दिन अगर मंदिर बनाते तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए उदयवीर जी के पास आ रहा हूं मैं। उदयवीर जी, विक्रमादित्य सिंह की राजनीति में कहीं ना कहीं ये चीज दिख रही है, क्योंकि एक बहुमत का वोट बैंक कौन है प्रदेश में, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2.25% और बाकी, ठीक है, उस वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए, अपनों की बात करते हुए, क्योंकि आपको याद होगा जब वीरभद्र सिंह जी जब किन्नौर में, रामपुर में, रोहड़ू में, मंडी में ईसाई मिशनरी काफी लोगों का धर्म परिवर्तन कर रही थी, काफी खबरें आती थी उस समय, और उन्होंने उस समय धर्मांतरण कानून बनाने की सोची। उन्होंने शुरुआत की, जानकारी कैबिनेट के ही एक कुलीग ने, वरिष्ठ कुलीग ने दिल्ली दरबार में पहुंचा दी। वहां से दबाव भी आया, उन्होंने चुपचाप विभाग को कह दिया कि आप तैयारी कीजिए और इसको लाइए। कैबिनेट में जिस दिन आया, सारे मंत्री उनके साथ, उस मंत्री ने भी साथ ही रहा, वो भी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, पारित हो गया, विधानसभा में भी पास हो गया। पेशियां लगाने की इतनी जहमत खैर हाईकमान की होती नहीं थी वीरभद्र सिंह की, वो पेशी लगा पाए, लेकिन नाराजगी ऐसी चली कि वो उनको झेलनी पड़ी लंबे समय तक। तो अब उनका बेटा भी उन्हीं नक्शे कदमों पे चल रहा है। वो एक प्रदेश के वोट बैंक का भी ध्यान रखा है और एक राजनीति में अपनी लकीर तलाश रहा है। क्या वो अब तक तो उसने जिस तरह से पोस्टें नहीं हटाई हैं, तो लगता है कि अडिग रहेगा। अगर वो अडिग नहीं रहा तो उसका ग्राफ गिरेगा कि या बना रहेगा? 100% ग्राफ में जो गिरावट है वो दर्ज होगी। बड़ी बात तो वही है डॉक्टर साहब कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि विक्रमादित्य सिंह के साथ वो और वीरभद्र सिंह का चल रहा है, जिसने लगभग 6-6.5 दशक तक जो कांग्रेस में एक तरह का राज रखा था। और रहेगी बात की हिमाचलियत की और दूसरे मुद्दों की, तो जाहिर सी बात है कि उसमें अगर इसी लाइन पे विक्रमादित्य सिंह अड़े रहते हैं तो उनका वजूद कांग्रेस के अंदर भी रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के अंदर की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं
उसमें माँ बेटा दोनों कहीं ना कहीं लगातार मजबूर नजर आते रहे हैं पिछले 2 सालों में। जब से ये हिंदुत्व या जिस तरह से सनातन की बात आई है, वहां पर उसकी आड़ में कहें या उसकी वजह से कहें, उनको फायदा दोनों को हुआ है, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। दूसरी मैं विवेक भाई की बात का एक थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। इन्होंने कहा राष्ट्रवाद, तो मेरा सवाल यह है कि क्या राष्ट्रवाद माइनस हिंदू माइनस बाकी मुस्लिम, नॉट हिंदू माइनस मुस्लिम करके ही है? क्या अब्दुल हमीद कुछ नहीं थे? किन चीजों का जिक्र करते हैं आप? मानता हूं कि मुस्लिम कम्युनिटी कहीं ना कहीं पर जाकर जो उनकी लीडरशिप है वो गलत है, लेकिन एक पॉलिटिकल माइलेज और ऑन द कॉस्ट ऑफ हिंदुइज्म, ऑन द कॉस्ट ऑफ सनातन, ये कहां तक सही है? अगर वहां पर कुछ ऐसा है तो उसका सुधार की व्यवस्था की जा सकती है, लेकिन लगातार हिंदू मुस्लिम करके बाकी मुद्दे कहां पे गए? डॉक्टर साहब, आप देखिए पिछले दिनों से कितना एक माहौल बिगड़ा हुआ है, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे भी देखा जाए। राम सुभग सिंह का मुद्दा ले लीजिए आप, बीजेपी चुप बैठी हुई है, तब इनको क्यों नहीं याद आती कि राम सुभग सिंह का जो थे वो अगर इतने ही गलत थे तो आप हमला करते कांग्रेस के ऊपर कि आप लोग क्यों लेके आ रहे हैं, इनको क्यों बारंबार एक्सटेंशन दे रहे हैं? तो ये जो सहूलियत की सियासत करने की आदत इन लोगों को पड़ चुकी है, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, शर्म नाम की व्यवस्था जिसे माना जा सकता था वो तो यहाँ पर रही नहीं है। अब ले देकर सर वही चीजें आ गई कि एक तरह से टाइम पास करना है, लोगों का वक्त निकले ना निकले, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का वक्त यहाँ पर बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो यही वजह है डॉक्टर साहब कि जो मूल सवाल था उसके ऊपर आ रहा हूं मैं दोबारा, कि वहां पर जो आपने जिक्र किया कि विक्रमादित्य सिंह इस वक्त सही मायनों में बहुत बड़े फ्रंट फुट पर है, और उस फ्रंट फुट के जो छायावाद है उसमें बीजेपी भी आ चुकी है। कांग्रेस उस छायावाद से मुक्ति चाहती है, बीजेपी भी मुक्ति चाहती है, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो बीजेपी की फेवर में कांग्रेसी लीडर बोलता है वो जी हो जाता है, और जो नहीं बोलता है वो एक तरह से काट के उस दूसरी तरफ को उसको धकेल दिया जाता है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल विवेक जी, सूलियत की राजनीति कब छोड़ेगी भाजपा? उदयवीर जी ने कहा कि क्या आपका राष्ट्रवाद मुस्लिम माइनस है? मैं भी उनसे यही प्रश्न करना चाहता हूं। हम भी भारत के मुसलमानों से पूछते हैं कि आप अब्दुल कलाम के साथ या यकूब मेनन के साथ, आप फतेह सिंह जोरावर के साथ या वजीर खान के साथ, आप जनरल डायर के साथ या भगत सिंह के साथ? हमारा भी यही प्रश्न है कि भारत में रहना है तो राष्ट्रवादी बनकर रहना होगा, और जो राष्ट्रवादी है वो सर आंखों पे है, जो नहीं है उसकी मालूम चलनी होनी है। वो इतिहास हो चुकी है चीजें, अब हम नहीं, नई इतिहास नहीं पैरवी है, करें, वो नई आज शुरुआत भी करें। उस इतिहास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और हम हर बुद्धिजीवी मुसलमान को सर पे बिठाने के लिए तैयार हैं। ये साफ और स्पष्ट अंतर है, और ये शार्प लकीर खिंची हुई है, और ये रहेगी, और हम इसके समर्थक हैं। चलिए सांख्यान जी, शॉर्ट में सांख्यान जी। जी, देखिए, किसी भी जाति और किसी भी संप्रदाय में और किसी भी समुदाय में जो है, वो जो आपराधिक छवि के लोग हमेशा ही होते हैं। आपको याद दिला दूं, शायद 70-80 के दशक की बात है, रंगाविला का केस बहुत बड़े हाईलाइट हुआ था, रंगाविला नाम से, तो शायद आपको याद होगा। तो वो किसी संप्रदाय और जाति की बात रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, लेकिन आपराधिक छवि और जो लोगों जो मासिस है, मासिस को बरगलाने की कोशिश हर जगह पे होती है। लेकिन देश बंटना नहीं चाहिए, प्रदेश बंटना नहीं चाहिए, और जो विचारधारा है, लोकतंत्र है, संविधान है, जो कायदे कानून है, रूल रेगुलेशन है, उसी पे चलने के आके काम करना पड़ेगा हम लोगों को। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि विक्रमादित्य सिंह जी ने जो एक लाइन नहीं खींची है हिंदुत्व के प्रति, और जो भाजपा के कोर इशू हैं, चाहे वो वक्फ बोर्ड में संशोधन का मामला हो, चाहे अपनी पहचान सार्वजनिक करने काम बाहर के प्रवासियों द्वारा जो यहाँ आ रहे हैं उनकी बात हो, उस पे वो अडिग दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं वो प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा को लेके पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। वहीं पे हिमाचलित और हिमाचलियों की हितों की रक्षा के लिए तैयार हूं मैं कह रहे हैं बार बार, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि पार्टी लाइन जो है, पार्टी का जो मुद्दे हैं उसके भी मैं साथ हूं, लेकिन ये आपस में विरोधाभास कहीं ना कहीं पैदा हो रहा है। तो इन्हीं बातों को लेके हाईकमान ने उन्हें तलब किया, लेकिन फिर भी अभी तक वो अडिग ही दिख रहे हैं। अगर माना सियासी पंडितों की माने तो वो कह रहे हैं कि अगर विक्रमादित्य सिंह ने ये नई लाइन जो तैयार की है, अगर वो इस पर अडिग रहते हैं तो जाहिर है वो वीरभद्र सिंह की राह पे चलेंगे और एक अपना स्थान प्रदेश की जनता में बना पाएंगे। लेकिन उनकी राह दुश्वार होगी, क्योंकि हाईकमान की नाराजगी अभी से उनको झेलनी पड़ रही है। उसके आगे क्या परिणाम होंगे अगर वो
इस लाइन से हट जाते हैं, झुक जाते हैं, तो राजनीति में उनका कद भी गिरेगा। कि आज की चर्चा से यही हमें पता चल रहा है कि विक्रमादित्य सिंह हाईकमान की आंखों की किरकिरी भी बनते जा रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह ने मसला उठाया, विक्रमादित्य ने थाम लिया और लाइन पकड़ी। भाजपा नेता लगातार इनकी प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता मायूस हैं। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।